माय चैनल, माई सेल्फ रोहित सर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सीयूटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो आ सकते हैं और जो पहले के सालों में आए हैं। ठीक है, तो चलिए आप सीधे क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, हमें 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। समय कम है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज़्यादा है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन के लिए फॉर्मूलों का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दी है 2 -3 -2 3 -3 4 1 0 -1 -2 और 5, और ये हमें कहा गया है कि ये ए आई जे के बराबर है। तो ये ए आई जे होता क्या है? ए आई जे हमारे पास जो है ए आई जे, इसका मतलब क्या होता है? ये रो का एलिमेंट है और ये कॉलम का एलिमेंट है। हमें पता है मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे ये ऑर्डर होता है 2 × 3 का। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये और हमें दिया हुआ मैट्रिक्स 3/3 की, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। ठीक है, तो 3/3 की मैट्रिक्स दिया हुआ, हमसे पूछा गया है A21। A21 बोले तो हमारे पास एलिमेंट है दूसरी रो का पहला एलिमेंट। पहले आई हमने क्या बताया, आई जो है रिप्रेजेंट करेगा रो को, जे जो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है, तो 2ij 2,1 2 1 हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट 4 प्लस A33 कौन सा एलिमेंट है? 5 -2 A12 कौन सा एलिमेंट है? पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। कितना है? 9 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 3। 9 - 6 कितना हुआ? 3। आंसर विल बी ए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं मैट्रिक्स में, इसको करने का आसान तरीके हैं। ये आसान से क्वेश्चन है इसमें, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × P and 3 × Q respectively and P is equals to Q, then the order of the matrix 2A - 3B। ठीक है, सबसे पहली बात तो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का सेम ही होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तब देखते हैं। और डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये हमें जानकारी होती है। अभी तक हमने पढ़े, हमने पेपर दे के आए, हमें तब तक पता ही होगा कि डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर वाइज होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसने क्या कहा है, P = 3, तो मतलब इसका ऑर्डर सेम है, ये दोनों भी सेम होने चाहिए, यहाँ पे गिवन है कंडीशन। ठीक है, तो ये 3 की है, ये भी 3 की है। अब हम जब एडिशन क्या करते हैं तो हमसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये वाली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और ये दोनों का हमारा प्रोडक्ट आता है। तो Q की वैल्यू हमारे पास 3 आई। ठीक है, और P की वैल्यू हमारे पास वो भी 3 आई। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का P × 3 का आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 3 0 3 0 3 0 0। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सी मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे इक्वल इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है। ये 3 हर जगह से कॉमन निकलेगा, 3 3 3, तो ये 1 1 1 होगी, तो ये स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो यूनिट मैट्रिक्स तो है ही नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स चूज द मैट्रिक्स विच इज स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी एक मैट्रिक्स जिसको हम ट्वाइस × 1 0 0 1 इस फॉर्म में कोई सा भी एक नंबर होगा ए, वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है, जिसका डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है यहाँ पे? ये देखिए, ऊपर वाली क्यों नहीं बनी थी? ऊपर वाली यहाँ पर देखिए डायगोनल बना सकते थे, लेकिन वो स्केलर थी, है ना, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं थी। ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके डायगोनल में एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होते हैं। ठीक है,
उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है इसका, देखिए हमने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम की फॉर्म में होता है। अब यहाँ देखेंगे रो कितनी है, जो लेटी हुई है वो रो है हमारी, तो रो कितनी है, 3 रो, 2 रो है यहाँ पे, और कॉलम कितने हैं, जो खड़े हुए हैं वो कॉलम है, और 3 कॉलम है। तो 2 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स बन गई। कितने की बनी, 2 इंटू 3 की, 2 इंटू 3, दैट इज सी ऑप्शन। अब अगला वाला 6 वाला क्वेश्चन भी ये हमसे पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम तो एक है लेकिन रो 3 है, तो रो 3 पहले रो आती है फिर एक कॉलम, तो 3 इंटू 1 बी हमारा मैट्रिक्स का 6 का आंसर है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए हम जो यहाँ बात कर रहे हैं 2 इंटू 3, ये जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर इसका एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट है, ये इसको प्रोडक्ट को दर्शाता है। ठीक है, हमें कैसे पता लगता है कि ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इनके प्रोडक्ट से, कितनी रो है कितनी कॉलम है। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 एलिमेंट दे रहा है, तो 5 एलिमेंट के लिए 5 रो और 1 कॉलम हो सकता है, या फिर 1 कॉलम 1 रो और 5 कॉलम हो सकता है। या तो ये इस तरीके से बन सकती है या ये इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, जिसका आउटपुट हमेशा हमें 5 ही मिले। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो 5 कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ ए डायगोनल है, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 2 - 3 डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे 0। तो देख लेते हैं इस तरीके की मैट्रिक्स कौन सी दिख रही है यहाँ पे, ये पहली वाली ही है, ये बन गया आंसर। अब 9th वाला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक मैट्रिक्स है 3/3 की, और ए आई जो दे रखा है हमें i + j/2 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट पता करना है कि देन द वैल्यू ऑफ a 2 1 बोले तो हमें क्या पता था, ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है। हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो a 2 1 जो हमारा निकल के आएगा 2 + 1/3, सॉरी 2, तो दैट इज 3/2। तो 3/2 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 10th वाला क्वेश्चन आपका पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। पहले वाला क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, A21 A12 पूछ रहा है। A12 क्या है, यहाँ पे क्या होगा, A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू A33। A33 कितना है हमारे पास यहाँ पे, A3 लास्ट एलिमेंट है, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड 9। तो -2 प्लस 3 9 27, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 25, ऑप्शन बी। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के हिसाब से होगा। इसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिससे डायगोनल एलिमेंट में 1 1 1 या फिर कोई एलिमेंट होता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, A = AT के बराबर होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए -A = AT के बराबर होना चाहिए। तो इसको निकाल के देख लेंगे। अब AT आपको पता ही है क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम जो होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि A इसका ट्रांसपोज निकाल के, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही नहीं, तो इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 3 -5 -3 0 7 5 -7 और 0। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज हमने निकाला, ये इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, 0 3 -5 -3 0 7 -5 -7 सॉरी +5 -7 एंड 0। तो दैट इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन भी आप ही के लिए है, आप खुद ट्राई करिएगा इसे। आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, लेकिन एक बार आप खुद ट्राई करें तो जरूर आएगा। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में ट्रायंगुलर वाले ऊपर वाले ऑप्शन में सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बाकी सारे जीरो होते हैं, तो ये डी ऑप्शन तो नहीं है। तो बाकी ये दो जो ऑप्शन है आपको उसे चेक करना और बताना है। ठीक है, अब ये 13th वाला क्वेश्चन है। 13th वाला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। 13th वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ए जो ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 0 A 2 -3 0 B -2 5 और 0। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होगा, ये a माइनस ए इज इक्वल टू ए टी के बराबर होगा। ठीक है, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए टी के बराबर होगा। तो अब क्या काम करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा और इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका हम ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो 0 A 2 -3 0 B -2 5 और 0। ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज निकला वो हमारा ये है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इस पूरे को एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। तो हमारे a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू हमारी क्या होगी 5। ठीक है, ये माइनस का है तो ये b की वैल्यू माइनस का 5। ठीक, तो हमने क्या निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या है, a 3 प्लस -5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 14th वाले में। 14th वाले में क्या कह रहा है, इफ दो मैट्रिक्स दे रखी हैं 2/2 की 2/2 की और इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो मतलब इसका ये एलिमेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा और इसका ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। और हमसे पूछ क्या रहा है 2a प्लस 2b की वैल्यू। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 1 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हमारे पास जो आई 4 और 2b इज इक्वल टू 6। तो हमें 2b की वैल्यू जो है तो 6 आ गई। तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैट्रिक्स के जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना इसमें कोई कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलस के क्वेश्चन में होती है और क्या कहते हैं बाकी सारे क्वेश्चन में होती है, वो भी मैं आपको करके दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्लो एक सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन में करते वक्त। फ्लो हमेशा ध्यान रखें, दिमाग में खाली क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें ही चलनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आराम से निकलता है। अगर आप आगे पीछे की चीज़ें सोचते हुए चलेंगे क्वेश्चन के समय तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे और आपका आंसर हमेशा गलत होगा, कहीं पे प्लस या माइनस की वैल्यू गलत हो सकती है। हमारी भी होती है कभी कभी, हम एक क्वेश्चन को सोचते सोचते अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन को करते वक्त कंसंट्रेशन की वजह से क्या कहते हैं अलग अलग बातें चलती रहती है, तो अलग क्वेश्चन कहीं से दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है एकदम से। तो जिस क्वेश्चन को जिस समय कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर से वही है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो a इज इक्वल टू माइनस a के बराबर होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो माइनस a कितना हो गया 0 2 -3 -2 0 x सॉरी 3 5 0 और इसका ट्रांसपोज जो है 0 2 -3 -2 0 x एंड 3 5 एंड 0। ठीक है, अब इसको माइनस से ट्रांसफर करते हैं, x की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो क्या आई 5। तो माइनस का x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू -5। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना जरूरी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक की ये कंडीशन हमेशा हमें से याद रखनी है, जिसकी वजह से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम 16th क्वेश्चन में आते हैं। 16th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स है जो कि इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होगा a प्लस 3 इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8, लेकिन हमें तो खाली b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू के लिए हमें a की वैल्यू निकालनी जरूरी थी। अब इसकी वैल्यू को लेंगे, तो
तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू क्या है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस बी इज इक्वल टू 8, 16 माइनस 8, बी इज इक्वल टू, सॉरी a की वैल्यू होगी हमारी -2, तो 8 माइनस 4, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4। ठीक है, हमेशा याद रखिए प्लस माइनस, जब वो इधर को जाएगा तो वो माइनस होगा। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसपोज की तरफ। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको हम रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 0 माइनस 2, तो 1 0 माइनस 2 क्या हुआ है हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या काम करते हैं, एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल देखा, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, तो वाई हमारा 3 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसने कहा इफ ए इज एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 0 5 इज रिटन एज पी प्लस क्यू, वेयर P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें P निकालना है। तो P हमारा क्या होता है, हमारा पे पता है हमें, हाफ ए डैश प्लस या माइनस, बताएं स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा याद रखना हमें क्या होगा, प्लस, क्योंकि वहां पे जाके माइनस हो रहा था। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए इज इक्वल टू ए टी, तो ये अगर इधर को आएगा तो ए प्लस ए टी के बराबर होगा। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ए प्लस ए टी। तो इसी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 105 ये क्वेश्चन है हमारा ओरिजिनल है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2105 ऐड करते हैं 4 1 1 10, हमारा क्या काम है, आगे से हाफ होता है, तो हाफ से हमने डिवाइड किया, तो 2 1/2 1/2 और 5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला। ठीक है, अगले वाले में आते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है, तो वही काम हमें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो क्या आएगा 1 2 5 0 1 3। देखते हैं कौन सा वाला को मैच कर रहा है इसमें, ये बी वाला, क्योंकि बाकी सब में तो माइनस माइनस दे रखे। ठीक है, 21st वाला आपके लिए, आप करिएगा, ट्रांसपोज करना है इसका, करके देखिएगा। ठीक है, 22nd वाला इक्वल मैट्रिक्स है, 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 7 माइनस 3 4, और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 10, तो 8 प्लस 30, दैट इज 38। ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए को हमने लिखा है इस तरीके से 1 2 1 0 3 2 4 6 माइनस 3 7 2। ठीक है, इसने पूछा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यूड मैट्रिक्स एंड देन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ रहा है, वही हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, ये निकालिएगा। तो आप मुझे बताइएगा आंसर है इसका, मैं आपको आंसर बताता हूं, आप उसे निकाल के चेक करिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। आंसर विल बी डी। ठीक है, ये आपके लिए है, आप निकालिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है 24th, लास्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होता है, आप देखिए 2xy3। ठीक है, इसने कहा ये जो है इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2xy3, तो हमारा x इक्वल्स टू y। ठीक है, देखिए ये कंडीशन, और यहाँ पे भी देखिए ये कंडीशन, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डिटरमिनेंट की तरफ। डिटरमिनेंट क्या चीज होती है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, मैट्रिक्स के ही को हम डिटरमिनेंट को, मैट्रिक्स का ही सब पार्ट है डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम हमेशा डिटरमिनेंट निकाल पाते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ 2 3 2 x x x 4 9 1। ठीक है, हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं, कॉमन अमल निकालने का कोई टाइम नहीं, दोबारा समय बर्बाद होगा। तो सीधे सीधे 2 स्टार्ट करते हैं, x x 9 1। ठीक है, माइनस 3, साइन यही होते हैं आपको याद होंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो -3
यहाँ पे क्या है हमारे पास x 4 1 और सॉरी x और 1। हमने क्या करा, इसको और इसको छुपाया, इसको और इसको सॉरी इसको ऊपर वाले को छुपाया, तो हमारा क्या है ये चीज, ये और ये। ठीक है, अगली बार में क्या है हमारे पास, अगली बार में क्या है हमारे पास, देखिए प्लस का 2, हमने क्या छुपाना है ये और ये, तो क्या बचा x x 4 9। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट है तो बीच में माइनस आता है, तो ये आया x माइनस 9x माइनस 3 x माइनस 4x प्लस 2 9x माइनस 4x, तो दैट इज 2 माइनस का 8x माइनस 3 माइनस का 3x प्लस 2 माइनस का सॉरी प्लस का 5x, तो माइनस का 16 प्लस का 9x, ये भी x है, प्लस 10x, तो दैट इज 19x माइनस 16x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स एक फॉर्म है डिटरमिनेंट की, जिससे हम क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं, जिसके हमारे पास आउटपुट निकलेगा कि उस पूरे का कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट निकाला अभी इस चीज का। अब आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मॉड ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू पूछ रहा है आपसे, तो ये आप डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं आपको याद होगी, तो मॉड ए मॉड बी, इसको ऐसे करके तोड़ सकते हैं। तो मॉड ए निकाल लेते हैं, हमारा कितना आएगा 400 माइनस 500। ठीक है, बी का निकालते हैं हम 150 माइनस 80, तो दैट इज 70 और दैट इज माइनस 100, तो दैट इज माइनस 700। तो डी विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक मैट्रिक्स दी है, तो इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे ए है, तो पहली रो से भी हम ए निकाल सकते हैं कॉमन, दूसरी रो से भी ए निकाल सकते हैं, तीसरी रो से भी ए निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बन गई आई के फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है ए क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब हमारे पास है। ठीक है, तो अब हमें पता है जब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू n माइनस 1 होती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारा डिटरमिनेंट ए n माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए n माइनस 1, तो डिटरमिनेंट जो हमारा ए आया वो ए क्यूब आया, तो ए क्यूब की पावर 3 माइनस 1 2, तो ए की पावर 6, तो आंसर विल बी ए की पावर 6। ठीक है, आया समझ में, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट और एडजॉइंट में, यही प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जब निकालना है तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, आप उसकी वैल्यू निकाल के सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब देखिए यही अगला क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज से सॉल्व होगा। ये क्या कह रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 10i के बराबर है, तो हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इसमें क्या होगा, ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू, हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो हमारा डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। ठीक, तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ 10i इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमारे पास क्या है, इसका एडजॉइंट है, तो हमें पता था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी सॉल्व करी है, 10 की पावर 3 माइनस 1, तो 10 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 100। आंसर विल बी सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट में जो होता है सारा का सारा प्रॉपर्टीज का खेल है। ठीक, अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसके अगला वाला भी देखिए प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व होगा। तो ये क्या है, हमें दे रखा है मॉड ए इज इक्वल टू 8, तो हमें पता है कि के ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो के
क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, अब के क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 8, 3 का क्यूब हमारे पास क्या है 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 कितना होता है हमारा 216। ठीक है, आंसर विल बी डी। तो देखिए डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो प्रॉपर्टीज से ही पूछे जाएंगे, तो आप मेरा आपको सजेशन यही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन को ही बार बार रिवाइज करें, प्रॉपर्टीज ही पढ़ते रहें। आप जहाँ बैठ रहे हैं सबसे ज़्यादा वहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लें, क्योंकि जब जब आपकी नज़र उस पर पड़ेगी तो आपको ये मेमोराइज होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है, आप बताने का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमें तो कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा ए टी इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर होगा, सॉरी ए टी जो होगा हमारा माइनस ए के बराबर होगा। और हम इनका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही होगा, इज इक्वल टू माइनस ए का क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो ये ए से ए तो कट गया, तो माइनस का ए क्यूब हमारा किसके बराबर हुआ 0 के बराबर, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x टू 18x 6 टू 18 6। ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों का डिटरमिनेंट है इक्वल है, डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। तो 36 माइनस 36 तो कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 6। जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो ये अभी सी वाला आया। अभी 8 वाला क्वेश्चन भी यही है, ये पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ बोथ थीटा एंड एक्स एंड नन ऑफ दीज। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा वो क्या क्यू पे डिपेंड होगा या एक्स के इंडिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा दोनों पे पी एंड क्यू पे या फिर क्यू पे। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, उसके डिटरमिनेंट से उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलनी चाहिए या फिर वो सॉल्व हुए। ठीक है, तो आप सीधे से इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट तो बहुत बड़ा निकलेगा। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट जैसे हम निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स 1 1 और एक्स। ठीक है, माइनस का साइन थीटा, फिर यहाँ पे आएगा, अभी साइन थीटा आया तो यहाँ पे क्या है ये और ये छुपा, तो यहाँ पे आया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा 1 और एक्स। फिर हमारे पास अगला पोर्शन जो है वो है कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस का साइन एक्स साइन थीटा माइनस का एक्स कॉस थीटा 1। ठीक है, अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आया एक्स माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू पूछना है कि किसकी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब ये क्या आया देखिए माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स, ये एक्स से एक्स कटा तो माइनस का एक्स क्यूब हमारे पास आंसर है। तो माइनस का एक्स क्यूब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो माइनस का एक्स क्यूब विच इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, तो ये जो डिपेंडेंट है ये थीटा पे डिपेंड करेगा जो एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, इंडिपेंडेंट से यहाँ पे थीटा के यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, जो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स के फॉर्म में। अगर यहाँ पे थीटा के फॉर्म में आती तो इंडिपेंडेंट ऑन थीटा होता है या फिर एक्स के फॉर्म में होता, सॉरी उल्टा होता हमेशा। तो जब एक्स के फॉर्म में आएगी तो इंडिपेंडेंट होगा क्यू के फॉर्म में, अगर थीटा की वैल्यू आती तो इंडिपेंडेंट होता एक्स के फॉर्म में, अगर पी और क्यू दोनों की वैल्यू आती तो इंडिपेंडेंट होता पी और क्यू या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए x1 y1 x2 y2
x3 y3 और 1 1 1, यही हमने पढ़ा है। तो ये हाफ इसके साथ हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला मिल के आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे मैच कर रहा है, ये सी वाला। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है डेटा कोलिनियरिटी के लिए? कोलिनियरिटी के लिए हम चेक करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, माइनर, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। माइनर को फैक्टर आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ पे निकाले जाते हैं, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो हमने सब पूछ रहा है, 11th वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे माइनर क्या होता है, n-1 होता है। हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लेते हैं उसकी n-1 वैल्यू लेते हैं, जो भी होगा 2 से छोटा ही होगा, 2 से बड़ा होगा। आगे एक एलिमेंट एक n, एक दूसरा n-1। तो डिटरमाइन द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा हमेशा n-1, 2 से कम होगा। ठीक है, अगला वाला क्या कह रहा है, माइनर निकालना है m311, m311 निकालना है तो 311 m31 निकालना है। m31 बोले तो ये एलिमेंट, ये और ये छुपाया, तो हमारे पास क्या बचा, a b c b c a। तो ये क्या आया, a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c। तो c कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए ये इसका हमारा माइनर निकल गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, माइनर के आगे हमने सीधे जब माइनर निकाला था, तो कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21। ठीक है, अब हमारे जब माइनर, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, माइनर निकाला था। तो माइनर निकालते वक्त खाली हमने m21 को सॉल्व किया था। अब हमने क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 m21। ठीक है, तो m21 निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, -1 m21। m21 क्या होगा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट तो क्या आया, HGFC। मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 HC माइनस GF। ठीक है, तो ये देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन बी। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, माइनर ऑफ m12, माइनर ऑफ m11 इज इक्वल्स टू -40, m12 इज इक्वल्स टू -10, m13 इज इक्वल्स टू 35 प्लस का। अब हमने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए हमें m11, m12, m13 की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता वो हमें मिला हुआ है। तो हम सीधे वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1 इंटू -40 माइनस प्लस 3 इंटू -40। ठीक है, प्लस -2 इंटू +35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, -40 प्लस का 120 माइनस का 70। दैट इज 110 माइनस का प्लस m12 10 है, सॉरी यहाँ पे आया 30। तो ये आया हमारा 110 और 30, तो माइनस का 80। आंसर इज दिस। तो देखिए हमें आंसर वहीं पे कहीं गलत हो जाता है तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास MCQ है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ AIJ, डिटरमिनेंट पूछ रहा है हमसे। तो डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास AIJ A11 के साथ A11 होना चाहिए, A12 के साथ A12 होना चाहिए, A13 के साथ A13 होना चाहिए। तो ऑप्शन इज बी। ठीक, जैसे हमने पहले अभी तक डिटरमिनेंट निकाल रहे थे वैसे ही डिटरमिनेंट निकालने इसने वैल्यू पूछी है बस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, इफ A इज 2 3 -4 और 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, पहला वाला कह रहा है कि A इंटू एडजॉइंट A जो है डिटरमिनेंट A इंटू आई के बराबर होता है। हाँ ये सही है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले अभी चेक कर ली है। दूसरी वाली भी सही है। अब तीसरी वाली हमसे जो ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, A इंटू एडजॉइंट A इंटू A और ये डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू इसके बराबर ना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खाली ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो सी वाली विल बी इज ट्रू, पहली वाली कंडीशन हमारी सही है।
ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये सारी कंडीशन इक्वल ही है। ठीक, आया थोड़ा बहुत समझ में? ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करिएगा और प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब हमारे पास 17th क्वेश्चन भी यही है, प्रॉपर्टीज वाला, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ये इन्वर्स की बात कर रहा है। इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए इंटू अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करके। ए इन्वर्स हमारा कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए इन्वर्स जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट कह रहा है। नॉट करेक्ट के लिए हमारे पास क्या है? ए और बी इन्वर्टिबल है, तो पहली वाली में तो खाली ए दे रखा, दूसरी वाली में भी बी दे रखा, तो पहली दूसरी तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये खाली ए के साथ है, ये सारी प्रॉपर्टीज सही है। अब हमारे पास आती है सी वाली प्रॉपर्टी। सी वाली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में है, हाँ ये भी सही है, ए इंटू बी इंटू ए के बराबर होता है। ये तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो ए इनवर्स बी इनवर्स, ये वाली गलत है। ठीक है, तो डी विल बी योर आंसर। ये जो है ये भी शुरू सही है, तो डी विल बी योर आंसर। ठीक है, अब एक्स वाले फिर से यहाँ पे आ गए, एफ ए एफ बी पूछ रहा है आपसे। अब एफ ए और एफ बी इज इक्वल टू जीरो, एफ वन इक्वल टू जीरो, ये पूछ रहा है कि सारा का सारा जीरो कब होगा। जब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो डाल देंगे तो ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट जीरो हो सकती है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट जब हो, देन डिटरमिनेंट जीरो कब होगा? डिटरमिनेंट जीरो कब होगा? जब ये फंक्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पूरा का पूरा आंसर भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, अब ये 19th वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये हमारा इन्वर्स है। ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ये 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3, ये हमारी एक जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालिए, उसको नॉट इक्वल टू जीरो करिए और आंसर निकाल लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 20 वाला भी खुद करना है। मैंने आपको इससे पहले भी प्रॉपर्टीज बताई थी, इसका आंसर क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से के क्यूब ए आंसर आना चाहिए सी, अगर मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 21st वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ द नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, हाँ ये भी सही बात है। डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ तो डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारे स्क्वायर नंबर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये गलत है, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स से जो नंबर है उससे डिपेंड करती है, नहीं जो नंबर के अंदर के एलिमेंट है उसके अंदर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, वो दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमने। 2 -6 5 4 K 4 1 1 1, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट। हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे जिससे हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी आप करिएगा, आपको पता लगेगा आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। अब आगे सब ये डिटरमिनेंट के ही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहता है। अब अगले जो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें यहाँ पे है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किस तरीके की सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे है। तो ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ऐसी कुछ कंडीशन होती थी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और एक कंडीशन होती थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इस कंडीशनों से हमें पता लगता था कौन सा यूनिक है, कौन सा इन्फानाइट है, कौन सा नो सॉल्यूशन है। ठीक है, जहाँ तक ये है तो ये तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते थे। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ वाले में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये कौन सा वाला सॉल्यूशन होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन हमारे पास ये चीज़ होती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आराम से करिएगा, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।